आप देख रहे हैं भक्ति विथ फूड ब्लॉग और मेरे इस ब्लॉग में आज के मेहमान हैं डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं और भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। बाकी कई रंग रूप हैं और एक रंग है, मैं आपको वीडियो के बीच में आपको दूंगा वो सरप्राइज़। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों बताइए, कहाँ से आप की शुरुआत हुई, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई और कैसे आप मेडिकल लाइन में आए? मैं तो साहब एक पब्लिक का आदमी हूँ, एक डॉक्टर हूँ। दिन भर मरीज़ों के बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में, उनके परिवार के बीच में रहता हूँ। बीच बीच में जब कभी कुछ समय खाली मिलता है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि हम लोग इस समाज में पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए हैं, तो हम आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिस देश की धरती पे हमने जन्म लिया है, जहाँ हमने सांसें ली हैं, जिस भूमि से हमने भोजन प्राप्त किया है, जिस ज़मीन का हमने पानी पिया है, उसको हम क्या वापस देने जा रहे हैं। तो ये जो एक गिविंग बैक फीलिंग आती है, उसकी वजह से हम लोग समाज में कुछ भी अच्छा करने का, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ पॉजिटिव, सकारात्मक करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी को आप मेरे अनेक रंग रूप बता रहे हैं। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे आपकी एजुकेशन हुई? बेसिकली अलीगढ़ में था। मेरे माता पिताजी जो थे वो अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। यूपी बोर्ड तक मैं 10th और 12th तक मैं अपने यूपी बोर्ड में पढ़ा। उसके बाद 12th मैंने वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मेरा MBBS यानी ग्रेजुएशन और डॉक्टरी का जो PG कहलाता है MS ऑर्थोपेडिक्स, वो मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैं अपोलो अस्पताल में मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी कहलाती है, जो हम विशेषज्ञता कहते हैं, और एक जॉइंट रिप्लेसमेंट की फेलोशिप होती है। आपने शायद डॉक्टर रानावत का नाम सुना होगा, डॉक्टर CS रानावत, चंद्रशेखर रानावत, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का ऑपरेशन बॉम्बे में आके किया था। वो अपने यहाँ लड़कों को ट्रेंड करते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेंड करते हैं मतलब। और मैंने उस जॉइंट रिप्लेसमेंट की एक फेलोशिप होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट फेलोशिप, वो डॉक्टर रानावत के अंडर की थी। तो ये तो मेरा पढ़ाई लिखाई का काम था। और उसके बाद अपोलो अस्पताल में और दिल्ली के अनेकों मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद 2001 में मैं बरेली आया। जब मैं बरेली आया तो देखा यहाँ पर बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से, रूढ़िवादी का मतलब है एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, मतलब जैसे पहले प्लास्टर लगा दिए जाते थे, दवाइयाँ चलती थी, पेशेंट्स महीनों महीनों बिस्तर में रहते थे। हड्डी टूटने का मतलब एक बड़ा यंत्रणा भरा टॉर्चरस ट्रीटमेंट होता था कि पेशेंट बिस्तर पे पड़ा है 3 महीने के लिए, वहीं खाना खाना है, वहीं पॉटी करनी है, वहीं यूरिन करना है, नहा धो नहीं सकते, और बड़े बड़े प्लास्टर लगा के लोग बिस्तर में पड़े हुए हैं। उन सब चीज़ों को हमने आधुनिक इलाज में लाकर बदला। छोटे चीरे के ऑपरेशंस, दूरबीन वाले ऑपरेशंस होने लगे। आपने सुना होगा दूरबीन के ऑपरेशंस होते हैं, पेशेंट्स को 2-2, 4-4 टाँके आते हैं, अगले दिन छुट्टी हो जाती है और पेशेंट उसमें चलते फिरते रहते हैं। मरीज़ अगले 2 दिन में ही चलता फिरता जा सकता है अपने घर। तो ये सारे नए नए इलाज थे, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग अच्छे अस्पतालों में हुई थी, अच्छे कॉलेजों में हुई थी। उसका फ़ायदा हम लोगों ने बरेली की जनता को देना शुरू किया और भगवान की कृपा रही, मरीज़ों का भरोसा बढ़ता गया, जनता का भरोसा हमारे ऊपर बनता गया और आज वो सारे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से बरेली को एक मेडिकल हब के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। और IMA अध्यक्ष के रूप में भी मैं बरेली में, जब मैं IMA का अध्यक्ष बना तो मैं इंडिया का सबसे कम उम्र का IMA का अध्यक्ष बना था। लगभग IMA अध्यक्ष जो बनते हैं वो सीनियर लोग बनते हैं, वरिष्ठ डॉक्टर्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है। तो मेरे बड़े भगवान की कृपा रही और सौभाग्य रहा कि हमने IMA के डॉक्टर्स ने मुझे अपना अध्यक्ष माना, अपना अध्यक्ष चुना। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया और धीरे धीरे देखते देखते 2017 में मैं IMA का अध्यक्ष बना था। बरेली एक मेडिकल हब के रूप में कन्वर्ट होता चला गया। अनेकों यहाँ अस्पताल बने, यहाँ पर विश्व स्तरीय इलाज होने शुरू हुए और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, बोन कैंसर्स के इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट के ऑपरेशंस, बच्चों के, छोटे बच्चे जो पैदाइशी होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के, कैंसर के और ऐसे अनेकों इलाज,
ब्लड डोनेशन के मामले में, रक्तदान के मामले में जो बरेली के ब्लड बैंक्स हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। तो एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली और लखनऊ के बिल्कुल बीच में बरेली में डेवलप हुई और ये शहर एक मेडिकल हब के रूप में डेवलप हुआ। डॉक्टर साहब, मेडिकल लाइन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व, कितना महत्व बड़ा है? जैसे आपका तमाम टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का, अब तो एआई आ गया है, कितनी हेल्पफुल है आपके? बहुत ज़्यादा। आजकल मेडिसिन कोई एक कन्वेंशनल चीज़ नहीं रह गई कि मरीज़ आए और आप उसके लक्षण पूछें, उसकी नब्ज़ देखें और नब्ज़ देख के दवाई हकीम जी या वैद्य जी लिख दें। ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत सी बार ऐसा होता था, बुखार होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, आपकी पल्स हाई होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। तो आज इन्वेस्टिगेशंस या जांचों के माध्यम से हम लोग बहुत सारी बीमारियों का, जो बहुत माइनर बीमारियां होती हैं, उनका बहुत अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं। आजकल बीमारियां नई नई होने लगी हैं। कोरोना जैसी बीमारी नई निकल के आती है, कैंसर्स होने लगे हैं, डायबिटीज़ के अलग अलग प्रकार होने लगे हैं, पीलिया के अलग अलग प्रकार होने लगे हैं। तो इन सब बीमारियों को, ट्यूबरक्लोसिस जैसी एक सामान्य बीमारी जिस पे आजकल दवाई असर नहीं करती, उसको हम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो अब ये सब बीमारियां इस स्थिति में हैं कि वो एक सामान्य जांचों में नहीं आती हैं। इसलिए साइंस का, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन सब का समय के साथ साथ बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आज इन टेक्नोलॉजी की वजह से ही, इन मशीनों की वजह से ही हम बीमारियों को बिल्कुल उनकी अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उनका बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज किया जा सकता है। कैंसर जैसे बीमारियों में एमआरआई जैसी मशीन का एक बहुत बड़ा रोल है और एमआरआई होने की वजह से कैंसर के इलाज को लगभग आप मानिए 50 से 60% अर्ली स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए तो सफलता से इलाज किया जा सकता है। तो आप अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं? इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने आप को हर समय अपडेट करना पड़ता होगा आपको हर समय। दवाइयाँ नई नई रोज़ आती हैं, बीमारियाँ नई नई रोज़ आती हैं। ऐसे ही प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन भी एक एवर चेंजिंग फील्ड हो चुका है। हमारे यहाँ रोज़ नई अपडेशन ऑफ नॉलेज चाहिए और इसके लिए हर डॉक्टर तैयार रहता है। और आप सोचेंगे हर 5 वर्ष में आप देखिए, नई मशीनों के साथ आपको काम करना आना चाहिए, नई दवाइयों का प्रयोग करना आना चाहिए, नई जांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस बीमारी में ये जांच कराई जाए तो क्या स्थिति रहेगी। तो उसके लिए डॉक्टर्स को समय समय पर अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए अनेकों कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कॉन्टीन्यूअस मेडिकल एजुकेशन हम लोग बोलते हैं, CME, और सरकार की तरफ से भी हर डॉक्टर के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर वर्ष उसको इतने पॉइंट्स इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जाकर कलेक्ट करने होते हैं ताकि वो आगे प्रैक्टिस करता रहे। और ये एक बड़ी अच्छी तरीका है अपने आप को अपडेटेड रखने का। डॉक्टर साहब, हम मेडिकल की बात करें तो आजकल हॉस्पिटल हम देखेंगे तो 5 स्टार होटल की तरह हॉस्पिटल आजकल दिखते हैं और तमाम ऐसे उपकरण जो बहुत बहुत महंगे आते हैं। तो बड़ी महंगी हो गई है, इलाज बड़ा महंगा हो गया है। तो एक आम आदमी कैसे सर्वाइव करे, क्योंकि बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं, खान पान हमारा ऐसा हो गया है। ठीक बात है, लेकिन अगर हम भारत की स्थिति को देखें, दुनिया भर में लगभग 200 देश हैं पूरे ग्लोब में। आप देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में मैं बात करूं, मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूं। जितनी अच्छी सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, नंबर 1। नंबर 2, इजीली एक्सेसिबल, मतलब आप निकलिए और आपके पास तुरंत डॉक्टर अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप जहाँ जाएंगे आपको अल्ट्रासाउंड होते हुए मिल जाएंगे, CT स्कैन होते हुए मिल जाएंगे, आपको अनेकों ब्लड बैंक्स मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट हों, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हों, न्यूरो सर्जन हो, हार्ट के डॉक्टर हों, वो आपको सामान्य से बरेली जैसे शहर में भी मिल जाएंगे। तो ये सुविधाएं बहुत कम पैसों में यहाँ पर उपलब्ध हैं और इसके लिए श्रेय जाता है भारत सरकार को। आयुष्मान जैसी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो भारत में चल रही है। तो कहाँ सी चीज़ें महंगी है? आप महंगे से महंगा इलाज किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर, अगर आप आयुष्मान योजना का कार्ड आपके पास है, आप उसमें पात्र हैं, तो आप निःशुल्क करा सकते हैं। इससे ज़्यादा सस्ती, इससे ज़्यादा बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं किस देश में होंगी? कहीं पर भी नहीं है। हम कंपेयर करें इसको अमेरिका से, हम इससे कंपेयर करें पश्चिमी देशों से, तो ये बहुत कम पैसों में, आपने सुना होगा मेडिकल टूरिज्म का नाम। हाँ, वो तो लोग विदेशों से आते हैं और यहाँ इलाज करा के इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ इलाज बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है, इसीलिए तो आते हैं। तो अमेरिका से भी लोग यहाँ पे आते हैं, इलाज कराने आते हैं। तो ये तो हुआ सस्ता इलाज। उसके बाद आप इसको कंपेयर करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बांग्लादेश से,
आप इसे कंपेयर करें पाकिस्तान से, आप इसे कंपेयर करें जो दूसरे देश हैं, वहाँ पर इलाज के स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब हैं। तो वही इलाज कम पैसों में और अच्छे इलाज का यहाँ पे है। तो सोचिए, अच्छा इलाज भी यहाँ है कि हमसे जो गरीब देश हैं वो यहाँ कराने आ रहे हैं, और सस्ता इलाज यहाँ है क्योंकि जो हमसे बहुत अमीर देश हैं वो यहाँ कराने आ रहे हैं। तो भारत इस वक्त एक बहुत अच्छा मेडिकल हब है पूरी दुनिया में, जहाँ सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा सबसे कम पैसों में इजीली उपलब्ध है। चाय का मजा लेते हुए बात करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। अब थोड़ा राजनीतिक बात कर ले डॉक्टर साहब। हाँ। तो राजनीति में आप कैसे आए? बड़ा मज़ेदार सवाल है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो एमबीबीएस एक बेसिक एजुकेशन होती है, उसके बाद आप अपनी स्पेशलिटी ब्रांचेस ज्वाइन करते हैं। कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, कोई हार्ट का डॉक्टर बनता है, कोई गायनी का डॉक्टर बनता है, कोई जांचें पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करने वाले डॉक्टर्स वो बनते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं वो थोड़े मल्टीफैसेटेड, मतलब वो अनेकों काम करने वाले लड़के होते हैं जिनको ऑर्थोपेडिक्स में ब्रांच मिलती है, और वो मेडिसिन भी, अपना इलाज भी करते हैं मरीज़ों का, उनके लिए सोशली बहुत सारा हेल्प करते हैं, वो गाने भी बड़े अच्छे गा लेते हैं, वो कॉलेज के फंक्शंस में बड़े तेज रहते हैं, वो लड़कियों में बड़े पॉपुलर होते हैं, वो टीचर्स में बड़े पॉपुलर होते हैं। तो एक ऐसा जनरल देखा जाता है। तो वही रुचि मेरी भी थी। और ऑर्थोपेडिक सर्जन जब मैं अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा था पीजी में, तो बहुत सारे गरीब पेशेंट्स, पुअर पेशेंट्स जो लावारिस होते थे, लाचार होते थे, जिनके साथ कुछ नहीं, ऐसे लोग मेडिकल कॉलेज में आते, तो उनकी सहायता करने को मेरा दिल रो पड़ता था कि हम इनकी कैसे मदद करें। तब फिर उनकी हेल्प करनी शुरू की। साथ साथ मरीज़ों की सेवा से जो ये काम शुरू हुआ, वो आज समाज सेवा उसको आप कह लीजिए या लोगों की सहायता कर लीजिए, उस रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला गया। और तब समझ में आया कि एक डॉक्टर होना तो आपकी एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपकी स्किल है, लेकिन आपको एक अच्छा आदमी होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको समाज में काम करने की। सामाजिक सेवा के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप राजनीति में रहें, क्योंकि राजनीति में आपके पास ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जहां आप लोगों की एक लार्ज लेवल पे, डॉक्टर होते हुए आप सिर्फ मरीज़ों की सेवा कर पा रहे हैं, उनकी बीमारी का इलाज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो आप एक कम्युनिटी की, एक शहर की, एक प्रदेश की, एक देश की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उन पॉलिसीज़ से लोगों का जन कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना, आज कितने बड़े लेवल पे पूरे देश में एक बड़े लोगों का इससे इलाज हो पाता है। तो आप ये सब काम राजनीति में आने के बाद ही कर सकते हैं। तो राजनीति में क्या आपकी महत्वाकांक्षा है? राजनीति में जो भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ करने के लिए ही आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि कभी ना कभी जीवन में ईश्वर मुझे ऐसा कोई अवसर दें कि मैं अपनी मेडिकल स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकूं, अपने देश को, अपने समाज को फ़ायदा पहुंचा सकूं, और कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में हैं उनको लागू कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं कि हमारा देश, हमारा शहर, हमारा प्रदेश सबसे आगे। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, कब से जुड़ा हुआ आपका? मेरे पिताजी भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, और मैं एक बाल स्वयंसेवक हूँ, मतलब मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा रहा। और वही मैंने जैसे अपनी शुरुआत में बात भी की थी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में अपने अनुशासन के लिए, जीवन में अपने अच्छे संस्कारों के लिए संघ जाना जाता है। संघ एक व्यक्ति का निर्माण करता है, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि आरएसएस की बैकग्राउंड, आरएसएस की पृष्ठभूमि होने के कारण बहुत सारे ऐसे काम रहे कि मैंने अपने आप को समाज सेवा के ज़्यादा पास पाया। तो हम गांधी उद्यान के जल तरंग ग्राउंड में खड़े हुए हैं साहब। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़े बच्चे खेल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो संघ के क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष भी हैं और आईएमए के स्पोर्ट्स के चेयरमैन भी हैं। आप तो बहुत स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं। मैं देखा स्टेडियम में भी आप कहीं जाते रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को। स्पोर्ट्स एक वे ऑफ लाइफ है। हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ, क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, व्यायाम का, खेलों का, स्पोर्ट्स का जीवन में एक बहुत बड़ा जगह है। हम सभी लोगों को स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक देखिए ज़रा, कितना अच्छा, देखो उधर घूमो,
है ना। यहाँ से लेके वहाँ तक कितने सारे लोग हैं जो शाम की सैर करने, घूमने, टहलने, खेलने यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए, उसकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बहुत काम करती हैं। और स्पोर्ट्स खेलने के बाद लोगों में एक टीम स्पिरिट आती है। लोग बाग एक दूसरे के साथ रह के खेलना सीखते हैं। दूसरों से जलन करना कम हो जाता है क्योंकि वो लोग एक टीम के साथ खेल रहे होते हैं। कभी हार और कभी जीत होती है, जिससे कि लोगों को जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो हार को पचा ही नहीं पाते, वो झेल नहीं पाते। तो आपके पास ये भी होता है कि हम जीवन में कभी हार भी सकते हैं, उसको सहने की शक्ति भी स्पोर्ट्स देते हैं। और जिसको हम खेल भावना कहते हैं या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, वो खेल से आती है, जहाँ पर कि व्यक्ति एक दूसरे के साथ टीम वर्क में काम कर रहा होता है। तो इसलिए खेल तो बहुत आवश्यक है। और खेलों में ही आप लोग, जो भी व्यक्ति होता है, वो महिलाएं हों, वो पुरुष हों, वो लड़के हों, वो लड़कियां हों, आज हमारे जीवन में ओलंपिक्स में देखिए भारत मेडल जीतने लगा। और अब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगले ओलंपिक्स का आयोजन भारत में हो। तो अगर भारत में आयोजन होगा तो भारत में सबसे ज़्यादा मेडल्स भी जीतने चाहिए। तो उसके लिए तैयारी आज से ही करनी होगी कि हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हों वो इस लायक हों कि ओलंपिक्स में मेडल जीत पाएँ। तो आज से ही बच्चों को खेलने की, उसमें कॉम्पिटिशंस में जीतने की आदत डलवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी होगी। क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो बोन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बच्चों में भी रहती है, एक एज ग्रुप में भी रहती है। अगर एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो ये थोड़ी संभावनाएं कम होती हैं इसमें क्या? हाँ बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो बच्चे घर में बैठे रहते हैं, जो बच्चे धूप में नहीं निकलते हैं, जो लोग बिल्कुल सीडेंट्री उनके लाइफस्टाइल्स होते हैं, सिर्फ खाना खाते रहते हैं, कैलोरी कंज्यूम करते रहते हैं, कैलोरीज नहीं निकालेंगे, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। महिलाओं में कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, ये सब इसलिए क्यों कॉमन है? क्योंकि वो लोग कम खेलते हैं। लड़के फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ये आवश्यक है कि लोग बाग कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपनी हॉबी के अनुसार करें। घर में खेलें, बाहर खेलें, इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, या फिर कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से खेलना चाहें। शतरंज भी खेलेंगे तो उनको कम से कम मानसिक विकास होगा। आप देखिए ना कितनी छोटी एज में आज भारत का जो बच्चा है वो चेस का चैम्पियन बन रहा है, विश्व चैम्पियन बन रहा है। तो स्पोर्ट्स इसलिए एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपका कौन सा स्पोर्ट्स आपके? मैं यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग भी करते हैं, मैं देखा सुबह मॉर्निंग में आप साइकिलिंग एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। साइकिलिंग एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। आपको बैलेंस बनाना आता है, आपको दम लगाना आता है, आपको स्पीड लेना आता है। और इसी के साथ साथ मैं स्विमिंग में भी हूँ। तो गर्मियों में स्विमिंग करना आसान रहता है, सर्दियों में स्विमिंग नहीं हो पाती है। तो उस हिसाब को देखते हुए साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, ये तीनों ही मेरे बहुत फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, आप समाज सेवा में भी हैं, आप रोटी बैंक भी एक मैं सुना है चला रहे हैं। रोटी बैंक क्या है रोटी बैंक? रोटी बैंक, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हम लोग ये देखते थे, वहाँ बहुत सारे पुअर फैमिली के पेशेंट्स आते थे और कभी कभी उनके रिश्तेदार भी साथ में नहीं होते थे। तो डॉक्टर लोग मेडिकल कॉलेज में एक इलाज तो फ्री हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि उनके पास करने के लिए, खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था। और किसी भी मरीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। तो एक पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, ताज़ा बना हुआ भोजन मिले, उससे लोग अच्छे जल्दी होते हैं। तो यही सोचते हुए जब मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS में पढ़ रहा था, तभी हम लोगों ने कुछ दोस्तों ने मिलके एक कमेटी बनाई कि जब हम खाना खाते हैं हम कुछ पैसे उसमें से डाल लेते थे और हम एक प्रकार का, आपने आई बैंक सुना होगा, नेत्रदान के लिए होता है। आपने ब्लड बैंक सुना होगा, रक्तदान के लिए होता है। आपने अंगदान या ऑर्गन डोनेशन की बात सुनी होगी।
ऐसे ही हम लोगों ने एक मेडिसिन बैंक शुरू किया। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स की दवाइयाँ बच जाती थी, उपयोग नहीं हो पाती हैं। उन दवाइयों को हम ऐसे मरीजों तक पहुँचाते थे जो मेडिसिन खरीदने के, परचेज करने के लिए लायक नहीं होते थे। तभी हमारी समझ में आया कि अगर हम कुछ लोगों को जो भोजन अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, फूड अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उनके लिए खाना अरेंज कर पाएँ, तो हमने ये रोटी बैंक का कॉन्सेप्ट शुरू किया। 2015 में बरेली में हम लोगों ने ये रोटी बैंक शुरू किया और बड़ी अच्छा रहा कि उस रोटी बैंक के कॉन्सेप्ट को समाज ने स्वीकार किया। और आज बरेली में अनेकों संस्थाएं हैं जो प्रतिदिन लोगों को, भूखे लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कराती हैं, भोजन प्रोवाइड कराती हैं। और बरेली में मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो भूखा सोता हो, क्योंकि अनेकों संस्थाएं जो खाना देने का, खाना भोजन देने का काम कर रही है। तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि डॉक्टर साहब का एक रंग और है जो मैं बीच में क्वेश्चन करूँगा। डॉक्टर साहब सिंगिंग बहुत बढ़िया करते हो, कई मंचों मैंने IMA के मंचों पे देखा है, कई जगह मैंने देखा आप सिंगिंग, गाना बढ़िया करते हो। एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। ऐसा मैंने कहा ना, जैसे बहुत अलग अलग हॉबीज़ होती है लोगों की, तो सिंगिंग भी एक मेरी ऐसी हॉबी है जहाँ मैं बहुत अच्छे से स्टेज परफॉर्म कर लेता हूँ। तो आपके दर्शकों के लिए तो मैं यही कहूँगा, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं कि हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, यूँ तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, उस पर मेरा तराना गजब ढा गया। तो डॉक्टर साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि बरेली के बारे में आप क्या सोचते हैं? विकास तो बहुत हुआ बरेली में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करें तो यहाँ पे एयरपोर्ट बन गए हैं, सड़कें अच्छी हुई है, ओवरब्रिज बन गए हैं, और देखिए गांधी उद्यान में आ गए हैं। पहले कैसे हुआ करता था, यहाँ पे तो बहुत गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए गांधी उद्यान को भी बहुत अच्छा सुंदर बरेली बदला है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद से पूरे देश में कुछ स्मार्ट सिटीज़ चुने गए। देश में लगभग 100 स्मार्ट सिटीज़ चुने गए और उसमें बरेली भी एक था। तो उस स्मार्ट सिटी के चयन की वजह से बरेली में बहुत सारे बदलाव हुए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अच्छी रोड्स बनी, चौराहों का कायाकल्प हुआ है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रवेश द्वार बने हैं, पूरे जो मार्केट्स थे नए के नए बिल्डिंग्स उसमें बन रही हैं, और ये पार्क्स बने हैं जो पब्लिक के लिए काम आते हैं। बहुत अच्छे कुछ ब्रांड्स बरेली में आके वो डेवलप हुए हैं। आप देखिए कितने शानदार मार्केट्स बन गए हैं। डीडीपुरम एक बहुत बढ़िया मार्केट, राजेंद्र नगर एक बहुत बढ़िया मार्केट डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार से बरेली का विकास हुआ है और बरेली में बहुत कुछ अभी भी संभावनाएं हैं। बरेली में इस वक्त आप देखिए, मुझको ऐसा लगता है एक मेट्रो सिटीज़ वाली जो आधुनिकता होती है उसकी आवश्यकता है। बरेली का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फ्लेवर है, वो अभी भी एक छोटे शहर का है, एक देसीपन है यहाँ पर। उसको एक मॉडर्न लुक देना, उसमें एक लेटेस्ट सुविधाओं का लेके जोड़ के आना, वो अभी आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है बरेली की जनता एक प्रोग्रेसिव लोग हैं, यहाँ के असीम संभावनाओं से भरा हुआ शहर है। यहाँ अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत से शहर होते हैं जो फुल्ली सैचुरेट हो चुके हैं, क्या वहाँ कुछ बनाने को नहीं है, वहाँ कोई बहुत सुंदर भवन बनाने की जगह नहीं है, वहाँ कोई मेट्रो सिटीज़ की वाला जो लुक होता है उसकी चीज़ें नहीं की जा सकती। लेकिन बरेली तो बिल्कुल अभी शुरुआती पायदान पर है और यहाँ पर अनेकों ऐसी चीज़ें जो मनोरंजन की हों, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाओं की, जन सुविधाओं की बात करें वो हो, यहाँ के बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों। यहाँ अभी भी कुछ अच्छी बड़ी फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है जहाँ लोग काम करने आ पाएँ। अभी भी लोग यहाँ के बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ से बाहर काम करने जाते हैं, तो यहाँ के बच्चे यहीं हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, यहाँ के वो हायर एजुकेशन प्राप्त बच्चे यहीं पर काम कर सकें। क्यों ना हम बरेली को एक साइबर सिटी बना पाएँ, क्यों ना हम बरेली को एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएँ, क्यों ना हम बरेली को एक कपड़ा बनाने का एक बढ़िया जो सेंटर बन सके, ऐसा कोई हब बना पाएँ। क्यों ना हम बरेली को एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना पाएँ। बरेली जहाँ पर बांस बरेली का बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ पर जरी जरदोजी का काम बहुत बड़ा होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके हम बरेली के जनता के बीच में प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ तो बरेली का विकास तो अभी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कॉलेज हैं, एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेज हैं। तो मेडिकल और पैरामेडिकल लोगों की भविष्य में नौकरियां सुरक्षित हैं। बहुत सारे ऐसे
बिजनेस होंगे जहाँ पर लोग बागों को जॉब्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेडिसिन में ऐसा होगा कि वहाँ पर लोगों को उनके जॉब सुरक्षित रहेंगे, उनको नौकरियाँ वहाँ मिलेंगी। जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे वो लोग, हाँ, उनको नौकरियाँ मिलेंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए बरेली में पढ़ाई की सुविधाएं हों। लगभग प्रतिवर्ष 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर MBBS करने, PG करने, BA MS करने, नर्सिंग करने, कंपाउंडर्स, फार्मेसी ऐसी पढ़ाई करके निकलते हैं। तो उन 50,000 लोगों के लिए नौकरियां देना ये चैलेंज का काम है हम लोगों के लिए। तो इसलिए बरेली में अभी मेडिकल सेक्टर में बहुत विकास की संभावनाएं हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी, जिनके आपने कई रंग देखे, कई रूप देखे और अपने लाइफ के बारे में आपने बखूबी बताया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया। देखिए, बरेली के लिए और बरेली के लोगों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, कहीं कोई बात नहीं। और आपको तो हम जब भी बुलाते हैं आप डॉक्टर साहब मना नहीं करते। आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हो, आपका चैनल, आपका ये इतना बढ़िया लोगों में पॉपुलर है, दिखाई देता है। तो एक जगह पे कही हुई बात आज लाखों लोगों तक पहुंच रही है आपके माध्यम से, इसलिए भी मैं आपके यहाँ बार-बार आता हूँ। तो ऐसी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, आप देखते रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा भक्ति विद फूड ब्लॉग में।